हेलो दोस्तों, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट से। इसमें यूनिट फर्स्ट का जो पहला लेक्चर है वह है विद्युत चुम्बकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नोट्स पे आते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऐसी विकिरण तरंगें होती है जो उस क्षेत्र में विचलन करती है जिसमें कि विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर आपस में एक दूसरे के लंबवत स्थिति में उपस्थित रहता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाता है। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इसमें एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है और एक जेड अक्ष है और इनके बीच में एक लाइन खींची गई है जिसके एक तरफ विद्युत क्षेत्र तथा एक तरफ चुम्बकीय क्षेत्र है। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में जाती है और विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है वह विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र में परस्पर आपस में एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होती है और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। परंतु यह डायग्राम इतना साफ नहीं है जो इसमें 90 डिग्री का एंगल दिखाई दिया जा सकता हो, परंतु फिर भी जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है वह विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र में परस्पर आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है और इसी को ही विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। अर्थात जब यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है वह विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र में परस्पर आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है या एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होती है तो उसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश अर्थात सनलाइट, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे अर्थात पराबैंगनी किरणें। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का जो प्रमुख उदाहरण होता है वह सनलाइट अर्थात सूर्य की किरणें होती है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय विकिरण में भी द्वैतीय प्रकृति पाई जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रकाश में द्वैतीय प्रकृति पाई जाती है वह कण तथा तरंग दोनों के गुणों को एक ही समय में प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति जो होती है उनमें कण तथा तरंग दोनों के गुण होते हैं और वह एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और इन कण अर्थात तरंगों को क्वांटा अर्थात फोटोन कहते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है उसमें द्वैतीय प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात उसमें कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं और वह एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है और इन कणों को क्वांटा अर्थात फोटोन कहते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। प्रकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ होती है उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति होती है उसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से तथा आवृत्ति को भी से प्रदर्शित करते हैं। जो सी बराबर लैम्डा इंटू भी होता है, जहाँ सी प्रकाश का वेग होता है और इसका मान जो होता है वह 3.0 गुणा के 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो तब भी बराबर सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। भी जो है वह तरंग दैर्ध्य होती है, अर्थात तरंग द्वारा एक आवर्त में तय की गई जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अर्थात तरंग दैर्ध्य जो होती है वह तरंग द्वारा एक आवर्त में तय की गई दूरी होती है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अर्थात जैसे डायग्राम में ये है ना, जो तरंग होती है वह एक आवर्त में जो दूरी तय करती है, अर्थात एक बार विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में जितनी बार आती है, एक आवर्त में जितनी बार विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में जब आती है तो उसके द्वारा तरंग के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और तरंग दैर्ध्य की जो यूनिट अर्थात इकाई होती है उसे एंगस्ट्रम से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है या फिर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और इसके बाद है न्यू होता है दोलन की आवृत्ति। आवृत्ति की प्रति सेकंड संख्या जो होती है उसे दोलन की आवृत्ति कहते हैं या न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है या विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र में आती है और जितनी बार विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र में आती है और प्रति सेकंड में इनकी जो संख्या होती है उसे दोलन की आवृत्ति कहते हैं। अर्थात प्रति सेकंड में जो आवृत्ति की संख्या होती है उसे दोलन की आवृत्ति कहते हैं, जिसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः आवृत्ति की प्रति सेकंड संख्या ही दोलन की आवृत्ति होती है और इसकी इकाई जो होती है वह आवर्त प्रति सेकंड होती है
या फिर CPS या हार्टज Z से इसे प्रदर्शित करते हैं। भी जो होता है वेक्टर भी, वह तरंगों की संख्या होती है। प्रति सेकंड में तरंगों की जो संख्या होती है उसे तरंग संख्या कहते हैं। इसे वेक्टर भी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई सेंटीमीटर होती है। अर्थात प्रति सेकंड में तरंग की जो संख्या होती है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर जो प्रति सेकंड उनमें तरंगों की संख्या होती है उन्हीं को तरंग संख्या कहते हैं, जिसे वेक्टर भी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की जो ऊर्जा होती है उसे प्लैंक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ जो कि E बराबर H/N होता है और तब E बराबर H/C/V होगा। और इसके बाद है, और हम जानते हैं कि V बराबर C/λ होता है, तो C/λ की जगह पर हम वेक्टर भी रख देंगे, तो तब E बराबर H/C वेक्टर भी हो जाएगा। हम जानते हैं कि वेक्टर भी जो होता है वह तरंग संख्या होती है और C प्रकाश का वेग होता है और H जो होता है वह प्लांक नियतांक होता है और E जो होती है वह ऊर्जा होती है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा होती है। और इसमें दिखाई दे रहा है कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हम जानते हैं कि और जो चीज़ व्युत्क्रमानुपाती होती है उसका मान घटता तथा बढ़ता चला जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा जब बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य का मान घटता है, और जब यदि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की जो ऊर्जा होती है वह घट जाती है। और इसमें H प्लांक नियतांक होता है। तो दोस्तों अब नोट्स पे आते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पे। अब है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को जब यदि उनके तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के आधार पर वितरित किया जाता है या बांटा जाता है तो उसी को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अर्थात जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है उनको जब यदि उनके तरंग दैर्ध्य तथा फ्रीक्वेंसी के आधार पर वितरित किया जाता है या बांटा जाता है तो उसी को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। या जब पदार्थों के अणु तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बीच में एक अंतराक्रिया होती है तो अंतराक्रिया के दौरान हमें एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है और इसी रिकॉर्डिंग को ही विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें जो ब्लैक रंग की जो लाइनें दिखाई दी है ये सब रेडिएशन है। और यहाँ पर हमने एक पदार्थ रखा है अर्थात सब्सटेंस रखा है और इसके अंदर बहुत सारे अणु अर्थात मॉलिक्यूल है। और जब ये रेडिएशन इस पदार्थ के अंदर प्रवेश करता है तो बहुत सारा रेडिएशन पदार्थ में उपस्थित अणुओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और केवल कुछ ही रेडिएशन इस पदार्थ से बाहर निकल पाता है, जैसे कि दिखाई दे रहा हो। और जब ये रेडिएशन बाहर निकल जाता है तो तब जो कुछ रेडिएशन बाहर निकलता है वह उसे डिटेक्ट कर लेता है। फिर डिटेक्टर के द्वारा वह रेडिएशन रिकॉर्डर में चला जाता है और रिकॉर्डर में हमें एक आरेखित संरचना प्राप्त होती है और इसी आरेखित संरचना को ही विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए एक बार फिर से, यह है रेडिएशन जो किसी लाइट से आ रहा है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। और यहाँ पर हमने एक पदार्थ रखा है और इस पदार्थ के अंदर बहुत सारे अणु हैं और जो रेडिएशन आता है वह पदार्थों के अणुओं द्वारा बहुत सारा रेडिएशन अवशोषित कर लिया जाता है और केवल कुछ ही रेडिएशन बाहर निकलता है जो डिटेक्टर में जाता है और डिटेक्टर के बाद रिकॉर्डर में हमें एक आरेखित संरचना प्राप्त होती है और इसी रिकॉर्डिंग को ही विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है वह दो प्रकार का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अर्थात इमिशन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब इसमें आगे देखते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जब किसी पदार्थ को कोई ऊष्मा दी जाती है तो उस पदार्थ के जो अणु होते हैं वह उत्तेजित हो जाते हैं, जो कुछ समय के लिए अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़ देते हैं और अणु वास्तविक स्थिति को छोड़ देते हैं और उच्च स्थिति में चले जाते हैं। और जब यदि उनकी ऊष्मा हटा दी जाती है तो तब वह वापस अपनी स्थिति में लौटने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ विकिरण उत्सर्जित जिसके कारण कुछ विकिरण अणुओं के द्वारा उत्सर्जित कर लिया जाता है। और जो विकिरण उत्सर्जित होता है वह डिटेक्टर में आता है और डिटेक्टर के बाद रिकॉर्डर में आता है, जहां हमें एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है आरेखित संरचना के रूप में। इसी को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अर्थात
जब किसी पदार्थ को कोई ऊष्मा दी जाती है तो उस पदार्थ के जो अणु होते हैं वह उत्तेजित हो जाते हैं और अपनी मूल अवस्था को छोड़ देते हैं, और जब उनके नीचे से या उनसे वह ऊष्मा वापस ली जाती है तो तब वह अपनी मूल अवस्था में लौटने लगते हैं, और मूल अवस्था में लौटते समय वह कुछ विकिरणों को उत्सर्जित कर देते हैं, और जो उत्सर्जित विकिरण होता है वह डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद रिकॉर्डर में चला जाता है, जहाँ हमें एक रिकॉर्डिंग अर्थात आरेखित संरचना प्राप्त होती है। और इसी आरेखित संरचना को ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अर्थात इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा हो, जैसे कि जब हम इस सब्सटेंस को अर्थात इस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वह उत्तेजित होकर अपनी वास्तविक अवस्था को छोड़ देते हैं, और जब अपनी वास्तविक अवस्था वापस प्राप्त करने लगते हैं तो कुछ विकिरणों को उत्सर्जित कर देते हैं, जो डिटेक्टर के बाद डिटेक्ट करके रिकॉर्डर में चला जाता है, जहाँ आरेखित संरचना के रूप में रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, और यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। और इसके बाद है अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा जाता है तो कुछ विकिरण पदार्थों के अणुओं द्वारा अर्थात परमाणुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और केवल कुछ ही विकिरण पदार्थों में वापस निकल जाता है, और जो विकिरण वापस निकल जाता है वह डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में प्राप्त कर लिया जाता है, और रिकॉर्डर में आरेखित संरचना प्राप्त होती है, और इसी आरेखित संरचना को ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अर्थात एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब भी किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरण को गुजारा जाता है तो विकिरणों का अधिक भाग पदार्थों के अणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और केवल कुछ विकिरण पदार्थों से बाहर निकल पाता है, जो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद वह आरेखित संरचना के रूप में रिकॉर्डिंग के रूप में प्राप्त हो जाता है, और इसी रिकॉर्डिंग को ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे कि ये रेडिएशन, बहुत सारा रेडिएशन है और एक पदार्थ में प्रवेश करता है, और उस पदार्थ के अंदर बहुत सारे अणु है, और बहुत सारे रेडिएशन पदार्थों के अणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और केवल कुछ ही रेडिएशन पदार्थों से बाहर निकल पाता है, जो डिटेक्टर में जाता है, और फिर डिटेक्टर के बाद आरेखित संरचना के रूप में रिकॉर्डिंग में हमें एक आरेखित संरचना प्राप्त होती है, और इसी रिकॉर्डिंग को ही एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है, और नोट्स में अब लास्ट में आते हैं। इसमें हम तरंग दैर्ध्य तथा एनर्जी के बारे में जानेंगे कि किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और किसकी एनर्जी सबसे अधिक होती है। जैसे कि इसमें सबसे पहले कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रे और माइक्रोवेव रेडियो रे। जो तरंग दैर्ध्य है वह कॉस्मिक रे अर्थात गामा रे से बढ़ती चली जा रही है, और माइक्रोवेव रेडियो रे की ओर आगे बढ़ती चली जाती है, और जो एनर्जी है वह माइक्रोवेव से होती हुई गामा रे अर्थात कॉस्मिक रे की ओर आ रही है। अतः इससे हमें पता चलता है कॉस्मिक रे अर्थात गामा रे की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे कम होती है, और माइक्रोवेव की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, और एनर्जी जो होती है वह माइक्रोवेव की सबसे कम होती है, और गामा रे की और कॉस्मिक रे की सबसे अधिक होती है। अर्थात तरंग दैर्ध्य लैम्डा के मान से पता चलता है कि माइक्रोवेव की जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे अधिक होती है, और एनर्जी सबसे कम होती है, और गामा रे अर्थात कॉस्मिक रे की एनर्जी सबसे अधिक होती है, और माइक्रोवेव की एनर्जी सबसे कम होती है। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।